आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं? सेम टाइप के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अचानक डाउनफॉल, बिना रीज़न एंजाइटी और सबसे डेंजरस बात, आपको समझ ही नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका जो जवाब है या इनका जो रीज़न है वो इस जन्म में नहीं है। आपकी कुंडली में आपके पिछले जीवन की, पूर्व जन्म की एक फ़ाइल छुपी हुई है। उस फाइल को डिकोड करने की कोशिश हम इस सेशन के माध्यम से करेंगे। अब इंटरनेट पर बहुत लोग आपको कहेंगे कि पिछले जीवन को जानना है तो 12वां भाव देखिए, प्लैनेट केतु को देखिए, बट नाड़ी ज्योतिष आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक, पावरफुल, सिंपल येट स्ट्रॉन्ग रूल प्रोवाइड करती है जो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। उस रूल के अनुसार गुरु आपकी आत्मा है, आपका जीव है। गुरु से ठीक एक घर पीछे यानी 12वां भाव आपकी पास्ट लाइफ को डिकोड करने में मदद करता है। वो आपकी पास्ट लाइफ मेमोरी है, वो आपका अधूरा कर्म है, आपकी पिछली कहानी वहीं पर लॉक्ड है। अगर आपका गुरु 7th हाउस में है तो आपको देखना होगा आपका छठा भाव, वो आपको आपके पिछले जीवन के बारे में बताएगा। अगर आपका गुरु 10th भाव में है तो आपको देखना होगा 9वां भाव, वो आपको पास्ट लाइफ के बारे में बताएगा। यही हिडन कार्मिक पोर्टल है। अब सबसे पहला लेयर समझते हैं राशि का तत्व। अगर गुरु से पिछले भाव में अग्नि तत्व की राशियां हैं तो आपका पिछला जीवन हम कह सकते हैं कि एग्रेसिव रहा होगा, कह सकते हैं एक्शन ओरिएंटेड रहा होगा या लीडरशिप रिलेटेड रहा होगा। आपके अंदर आज भी एक फाइटर एनर्जी आपको दिखाई देगी जो कभी कभी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। औरों के लिए खड़ा होना, औरों के लिए स्टैंड लेना, घर के अंदर भी एक लीडर जैसी भावना का होना कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आए, मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करूँगा। अगर वहाँ पृथ्वी तत्व है तो आपका पिछला जीवन पैसा, ज़मीन, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के आसपास घूमा हुआ था। आपने बहुत कुछ बिल्ड किया लेकिन शायद उसका पूरा सुख नहीं ले पाए, और इसलिए इस जन्म में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का डर हर उस व्यक्ति को रहता है जिसके गुरु से बैकवर्ड हाउसेज में पृथ्वी तत्व की राशियाँ 2, 6, 10 नंबर आ रही हैं। अगर वहाँ वायु तत्व है तो आप कोई कम्युनिकेटर रहे हैं, आप कोई ट्रैवलर रहे हैं, आप कोई व्यापारी व्यक्ति रहे हैं, कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति रहे हैं, उसकी सोल आज भी मूवमेंट की आदी है। अगर आपके गुरु से जस्ट पिछले हाउस में 3, 7, 11 लिखा हुआ है तो एक जगह टिक कर काम कर पाना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए, शायद सेम रूटीन को फॉलो करना आपके लिए सफोकेटिंग हो जाए। और अगर वहाँ पर जल तत्व है 4, 8, 12 तो यहाँ पर सबसे गहरा कर्म बनता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि किस व्यक्ति को पिछले जन्म की याद आना संभव है, पूर्व जन्म की याद आना संभव है, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पार्ट है। जी हाँ, अगर आपका गुरु से पिछले भाव में 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं तो डेफिनेटली आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक पोर्टल ओपन है। ये कार्मिक पोर्टल या पिछला जीवन जो है वो इमोशंस, बिट्रेयल, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ था। अगर आपके गुरु से पिछले भाव में 4, 8, 12 नंबर की राशियां हैं तो आपको फील होगा कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है लेकिन इमोशनल पेन भी उतना ही गहरा है। ऐसे लोग जल्दी कार्मिक रिलेशनशिप्स के पार्ट बन जाते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेयर पे जो कि है ग्रह, क्योंकि राशि आपको एक एनवायरनमेंट बता सकती है लेकिन ग्रह आपको आइडेंटिटी और वो स्पेसिफिक ट्रॉमा बताएंगे कि क्या वो आपकी आइडेंटिटी के पार्ट थे और किन ट्रॉमास को आपने पिछले जीवन में फेस किया था। अगर गुरु से पिछले भाव में सूर्य है तो आप किसी पावर, अथॉरिटी या रिस्पेक्ट वाली पोजीशन पे थे लेकिन ईगो, ह्यूमिलिएशन के कारण उस पोजीशन पे कोई गिरावट आई। आप देखिए आपके चार्ट में अगर गुरु से पिछले हाउस में 5 नंबर की राशि है या वहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रकृति में, आपकी प्रवृत्ति में सूर्य का प्रभाव आपको दिखाई देगा। चाहे वो रिस्पेक्ट के रूप में हो, चाहे वो पावर के रूप में हो, चाहे वो अथॉरिटी के रूप में हो या लीडरशिप के रूल में हो, वो सूर्य आपके पर्सनालिटी पे, स्वभाव पे अपना इम्पैक्ट या इम्प्रिंट डालेगा। अगर वहाँ पर चंद्रमा है तो पिछला जीवन इमोशंस के आसपास घूम रहा था, माँ से या संबंध से या किसी इमोशनल लॉस का कोई बहुत डीप असर आपकी आत्मा के इम्प्रिंट के ऊपर है और आज भी आप हो सकता है इन चीज़ों को लेके ओवरथिंक करें। जैसे ही बात आती है रिलेशनशिप की, मदर की या फिर घर परिवार की, तो एंजाइटी आपको जकड़ लेती है, वो इमोशंस आपको जकड़ लेते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि मून आपकी सोल के इम्प्रिंट पे आज भी अपना योगदान दे रहा है। अगर वहाँ पर मंगल था तो वो इंडिकेट करेगा किसी वॉरियर क्लैन को, वो एक्शन या एग्रेशन को भी इंडिकेट कर सकता है कि भैया ऐसा कोई व्यक्ति रहा है जो लीडर होने के साथ साथ एक वॉरियर था, फ्रंट पे जाके वो फाइट या बैटल्स लड़ा करता था। गुरु से अगर पिछले भाव में मैं किसी चार्ट में मंगल देखूँ तो मेरा पहला ही क्वेश्चन होगा, अगर कोई फीमेल है तो कि भाई रिलेशनशिप में या मैरिज में किसी समस्या का सामना तो आप नहीं कर रहे, और अगर कोई मेल है तो उसको घर में, परिवार में, प्रॉपर्टी मैटर्स के अंदर एक बैटल जैसा कार्मिक लेसन फील करना पड़ सकता है कई बार, या एंगर मैनेजमेंट या एंगर कंट्रोल का पार्ट बन जाता है। अगर वहाँ पर बुध है तो आप कोई व्यापारी, लेखक या कोई कम्युनिकेटर थे लेकिन किसी डील, ट्रस्ट या कम्युनिकेशन में कोई बिट्रेयल हुआ,
आज भी आप जब देखेंगे कि लोगों पे ट्रस्ट करने की बात आती है, शायद मैं नहीं कर पाता अगर आपके जुपिटर से पिछले भाव पे बुध का कोई भी प्रभाव है। जैसे गुरु से पिछले भाव में मिथुन राशि 3 नंबर की राशि या 6 नंबर की राशि है, या वहाँ पर प्लैनेट बुध बैठे हुए हैं, तो आपको ये दिखाई देगा कि मेरी पर्सनालिटी का प्लैनेट बुध एक पार्ट बन चुका है। जब बात आती है लोगों को ट्रस्ट करने की, उन पर विश्वास करने की, कि शायद मैं नहीं कर पाता। अगर गुरु से पिछले भाव में प्लैनेट वीनस है या 2 नंबर या 7 नंबर की राशि है, तो ये एक अधूरी प्रेम कहानी को इंडिकेट करता है कि यहाँ कोई ना कोई रिलेशनशिप या तो इन मिड ब्रेक हुआ है, बिट्रेयल रहा है उसके अंदर, या फिर लग्जरी प्लेजर, इन सारी चीज़ों के अंदर हमने कुछ अप्स एंड डाउन्स को देखा है। ये भी निर्भर करता है ना कि शुक्र की स्थिति कैसी है। मान लीजिए गुरु से पिछले भाव में शुक्र है लेकिन वो एग्जॉल्टेड है, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि नहीं, यहाँ पर पर्सन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी रही थी। और वहीं अगर वो शुक्र पीड़ित है तो वो इंडिकेट करेगा कि पर्सन ने बहुत चैलेंजेस का सामना करा है और उसको रिलेशनशिप मैटर्स में, प्रेम मैटर्स के अंदर बिट्रेयल का सामना करना पड़ा है। अगर वहाँ पर प्लैनेट शनि हो तो गुरु से पिछले भाव में शनि, सोच के देखिएगा, ये इंडिकेट करेगा कि आपने बहुत हैवी लाइफ को जिया है। वो लाइफ रिवॉल्व कर रही थी अराउंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अराउंड बर्डन, अराउंड स्ट्रगल्स। आपने खुद के लिए जीना ही नहीं सीखा शायद पिछले जीवन के अंदर, और यही आज भी आपके कार्मिक पैटर्न का हिस्सा है। आज भी आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, आपकी सोल के ऊपर इम्प्रिंट है प्लैनेट सैटर्न का। आप ये अपने आप से कहेंगे कि जब खुद के लिए जीने की बात आती है, खुद के लिए कुछ करने की बात आती है, तो मैं बहुत पीछे हट जाता हूँ। लेकिन जैसे ही बात आती है परिवार की, ऑफिस की, वर्क की, वर्कहॉलिक होने की, किसी और के लिए काम करने की, तो मैं सबसे पहले कूद देता हूँ। गुरु से पिछले भाव में शनि का होना ये इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति वर्कहॉलिक भी था और आज के समय में वो किसी गिल्ट के साथ या किसी स्ट्रगल के साथ जी रहा है। अगर ये शनि की स्थिति अच्छी है, जैसे कि मान लीजिए तुला राशि है, या फिर शनि जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, तो सिचुएशन अच्छी रहेगी। आपको वो गिल्ट या उस वर्कहॉलिक होने के कार्मिक लेयर से फ्रीडम इस जीवन में मिलेगी। वहीं अगर शनि की स्थिति यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि वो वैसे ही एफ्लिक्टेड है, मेष में है, कंबस्ट है या रेट्रोग्रेड है, तो ये कॉम्प्लिकेशन और अधिक बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। अगर यहाँ पर राहु है तो ये ऑब्सेशन या फिर किसी अनयूजुअल एक्सपीरियंस को दिखाता है। आपके गुरु से पीछे राहु है, इसका अर्थ है कि पिछले जीवन में जो एक्सपीरियंस आपने किया है वो बिल्कुल ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस था, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस था, एंड बिल्कुल ही आप कह सकते हैं उसको कि किसी ऑब्सेशन टाइप ऑफ एनर्जी का वो पार्ट था। अब उसमें हम हर चीज़ को फिट इन कर सकते हैं। अगर वहाँ पर राहु स्कॉर्पियो के अंदर बैठा है तो हो सकता है कि वो डेथ लाइक सिनेरियोज जो पास्ट लाइफ में बने थे वो ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ ब्लू बने थे। वो कोई अचानक मृत्यु थी, कुछ ऐसा अचानक हुआ था जिसकी वजह से आप अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाए। इस जीवन में भी आपको हो सकता है किसी चीज़ के प्रति गहरा एडिक्शन हो, वो लाइफ के प्रति हो सकता है, वो किसी चीज़ के प्रति हो सकता है, वो रिलेशन के प्रति हो सकता है, बट गुरु से पिछले भाव में राहु का होना, और मान लीजिए ऐसा व्यक्ति किसी चार्ट मैचिंग में जाए या फिर अपनी चार्ट को रिलेशनशिप या मैरिज के लिए दिखाना चाहे, तो सोचिए एस्ट्रोलॉजर आपसे क्या कह सकता है। वो आपसे यही कहेगा कि भाई आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप भी कहेंगे कि मैं हूँ, वो भी कहेगा कि आप नहीं निकल सकते, आप भी कहेंगे मैं नहीं निकल सकता। बट इसका आंसर क्या है? उसका आंसर यही है कि वो एक कार्मिक पोर्टल राहु ने आपकी कुंडली में एक्टिवेट कर दिया है गुरु से पिछले भाव में बैठ के। अगर वहाँ पर प्लैनेट केतु हो तो वो डिटैचमेंट को, आइसोलेशन को, या फिर किसी इनकम्प्लीट यात्रा को इंडिकेट करता है। अब वो इनकम्प्लीट यात्रा किसी भी मैटर में हो सकती है। वो हो सकती है कि आप मोक्ष के बहुत करीब थे, मोक्ष बिल्कुल मिलने वाला था, मोक्ष बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप पे था, बट वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए ड्यू टू एनी रीज़न। वो ये भी हो सकता है कि भाई हम हमारी लाइफ को मूव इन कर रहे थे, लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे, लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ हमने फेस किए जिसकी वजह से हमें ट्रबल्स आ गई। तो कोई सा भी वो एक रीज़न हो सकता है जिससे कि कुछ ना कुछ बीच में या अधूरा छूटा है या टूटा है। ये डेफिनेटली इंडिकेट करेगा प्लैनेट केतु का गुरु से पिछले भाव में होना, जुपिटर से 12th हाउस के अंदर होना। अपनी कुंडली में देखिए कि क्या आपके गुरु से पिछले भाव में केतु है या फिर राहु है। अगर राहु या केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं तो जनरली वो इंडिकेट करते हैं कि पास्ट लाइफ बहुत अनयूजुअल एक्सपीरियंस आप कर पाए हैं पिछले जीवन के अंदर, और इसी के साथ साथ एक इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल जर्नी को प्लैनेट केतु दिखाता है। एक इनकम्प्लीट मटेरियल या फिर लग्जरी की जर्नी को प्लैनेट राहु यहाँ इंडिकेट करता है। आज भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज, डिस्कनेक्ट या पर्पस नहीं मिल पा रहा है, इन समस्याओं का सामना कर रहे हो। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो आप उसको समझा ही ना पाएंगे आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि गुरु से पिछले भाव में बैठा हुआ केतु ये आपको महसूस करवा रहा है। अगर यही कॉम्बिनेशन हम थोड़ा और डिटेल में चले जाएं और इसको भाव के अंदर देखें तो आप समझ पाएंगे गहरे तरीके से कि घर का कौन सा वो व्यक्ति है जिसके साथ आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक संबंध पिछले जीवन में रहा है, जिसकी वजह से आपने बर्थ लिया है, जिसकी वजह से आप इस धरती पर, इस भूलोक पे
वापस अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई पर्टिकुलर व्यक्ति तो होना चाहिए ना, जिसकी वजह से हमारा ये जो कार्मिक चैप्टर है वो फिनिश होने या ख़त्म होने के पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पा रहा। अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन 7th हाउस में बन रहा है तो पास्ट लाइफ का कर्मा आपकी रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ था, हम इसे लिख के दे सकते हैं। अगर ये 10th हाउस में है तो पावर या करियर से जुड़ा हुआ था। अगर ये 4th हाउस में है तो इमोशनल रूट से या फैमिली से जुड़ा हुआ था। इसका अर्थ है कि अगर गुरु से पिछले भाव में बैठा हुआ प्लैनेट इन हाउसेज का लॉर्ड है, या वो इन हाउसेज में जाके बैठा हुआ है, या इनके साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड है, तो उसी जगह से आप भी उस कार्मिक लूप को या कार्मिक लेयर को महसूस कर पाएंगे। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं, जो चीज़ें बार बार आ रही हैं, वो रैंडम नहीं है, वो किसी ना किसी भाव का रिपीटेशन है, किसी हाउस का रिपीटेशन है। सोच के देखिएगा, जनरली जब लोग कंसल्टेशंस में जाते हैं तो क्या उनके कंसर्न्स होते हैं, क्या वो कहते हैं कि भाई मैरिज मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड कंसल्टेशन किस तरह का होता है कि रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, टूट रहे हैं, बट हमें समझ नहीं आ रहा कि इनसे बाहर कैसे निकले। करियर में, फैमिली में, घर में, मदर के साथ, फादर के साथ हमारे जो लूप हैं वो उसी पैटर्न, उसी ढर्रे पे चलते जा रहे हैं, बट वी हैव नो क्लू कि क्यों तो ये हो रहा है, क्या इसका कारण है और कैसे इससे बाहर निकले। जनरली आप कंसल्टेशन लेने या एस्ट्रोलॉजी से यही समझने जाते हैं कि भाई हो रहा है बट वो सेंस नहीं बना रहा। अगर आप उसको सिंपल किसी पर्सन को बताएं तो आपसे कहेगा कि मेरे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बात है क्या, तुम क्या जानना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। और यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर, या आप कहेंगे एक ऐसा पर्सन जो कि इन चीज़ों में डील कर रहा है, वो काम में आता है। वो आपको ये बताएगा कि आपका पर्टिकुलर जो कर्मा है वो इस भाव से कनेक्टेड है, और इसीलिए ये भाव तब तक रिपीट होगा जब तक आप उस प्रायश्चित मोड में नहीं चले जाते, जब तक आप उस पॉइंट पे नहीं चले जाते कि इस कहानी को आप हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। अब कैसे उस भाव को देखा जाए, कैसे उस हाउस को समझा जाए कि कौन सा वो भाव हो सकता है, तो यहाँ पर हम उस भाव के स्वामी को देखेंगे। वो जिस भाव में बैठा है, आपका कर्मा भी उसी पर्टिकुलर भाव से कनेक्टेड है, उसी भाव को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, वही भाव आपके जीवन में रिपीट कर रहा है। कैसे इसको देखा जाए? अप्रोच इज सिंपल। बारहवें भाव के आसपास। अब बारहवें भाव को मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूँ? 12th हाउस आप जानते हैं कि 12th हाउस इज ऑल अबाउट लिबरेट होना, मुक्त हो जाना। बंधनों से मुक्ति 12वें भाव से मिलती है। इसलिए जिसका जुपिटर प्रथम भाव में है उसकी पहली इच्छा है आत्मा की, उसका इम्प्रिंट है सोल के ऊपर कि भैया मुझे बंधनों से मुक्त होना है, मुझे लिबरेट होना है। बहुत मस्त लिए, बहुत रह लिए, बहुत डिज़ायर कर ली, बहुत इच्छाएं रख ली, बट अब मुक्त हो जाना है, ये 12th हाउस से हमें पता लगता है। तो डिटैचमेंट, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब आपके कोर थीम बन जाते हैं लाइफ के। लेकिन चीज़ें यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि डिटैचमेंट, आइसोलेशन के साथ साथ 12th हाउस कंप्लीट सबॉर्डिनेशन या कंप्लीट डिवोशन का भी है। तो फर्स्ट हाउस जुपिटर में व्यक्ति जो है, उसकी आत्मा में आपको एक इच्छा दिखाई देगी जिसमें वो हमेशा ढूंढता रहता है कि कौन ये ऐसा व्यक्ति है क्या जिसके ऊपर मैं कंप्लीट ट्रस्ट कर सकता हूँ। इस वजह से जुपिटर फर्स्ट हाउस में ट्रस्ट इश्यूज, लेकिन एक ऐसे पर्सन की तलाश साथ साथ जिसके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट किया जा सके। इसलिए प्रथम भाव जुपिटर अगर कई मान लीजिए फायर राशियों में है, 1, 5, 9 में, तो ये इंडिकेट करता है कि आप एक ऐसा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर आप कंप्लीट फेथ रख सकें, कंप्लीट विश्वास रख सकें। जिस दिन वो आपको मिल जाएगा, यू विल फील द हैप्पीएस्ट पर्सन पॉसिबल दिस लाइफ। कई बार ये लग जाता है प्रथम भाव में कि मैं इस दुनिया में बिलोंग नहीं करता। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, मैं इस दुनिया से, मैं इस एनवायरनमेंट से, इस घर परिवार आस पड़ोस से बिलोंग ही नहीं करता। ये लोग वैसा नहीं है जैसा मैं हूँ। अब वो कोई भी मैटर हो सकता है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, वो आपकी एजुकेशन हो, वो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हो, वो आपकी नॉलेज हो, बट आपको लगेगा नहीं, ये वो लोग नहीं है, ये वो तत्व नहीं है जो मैं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मैं किसी अलग एनवायरनमेंट से, डोमेन से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि बिलोंगिंग ख़त्म हो जाती है, कि मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करता, मैं कुछ अलग तरह की पर्सनालिटी हूँ। जुपिटर इन द प्रथम भाव से ये भी दिखाई देता है। 12th हाउस। अब 12th में कोई कहे कि मैं फॉरेन ट्रैवल कर लिया, भाई हो सकता है पॉसिबल। 12th में कोई कहे कि मेरा नाना नानियों के साथ कुछ स्पेशल रिलेशन है, जैसे ही मेरा बर्थ हुआ उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, पॉसिबल है। कोई व्यक्ति ये कहे कि जैसे ही मेरा बर्थ हुआ वैसे ही फैमिली में कोई पर्टिकुलर डेट इशू था, कोई कर्जा था, कोई फाइनेंशियल इशू था, फैमिली इशू था, बट वो सॉल्व हो गया, लिबरेशन आ गई, वो भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं। उसमें 12वें भाव में कौन सा एलिमेंट है, कौन सा प्लैनेट है, ये भी देखना चाहिए टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग कि चल क्या रहा है। बट मेरा मानना है कि प्रथम भाव में अगर गुरु हो तो व्यक्ति एक सेंस ऑफ आइसोलेशन या सेंस ऑफ लिबरेशन होती है कि मुझे किसी चीज़ में फंसना नहीं है।
चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई मैरिज हो, रिलेशन हो, हर चीज़ से मुझे मुक्त होना है, मुझे लिबरेट रहना है। ऐसे लोग अपने आप में कुछ अलग फील करते हैं, इसलिए सेंस ऑफ आई डोंट बिलोंग टू हियर ये बहुत प्रेवलेंट आपको दिखाई देगा व्हेन एवर जुपिटर इज इन द प्रथम भाव। तो ओके, गुरु अगर आपका द्वितीय भाव के अंदर है तो पिछला जन्म आपका प्रथम भाव के आसपास रिवॉल्व कर रहा था। आपका पूरा फोकस आपकी आइडेंटिटी पर, आपकी सेल्फ इमेज पर, आपके इंडिपेंडेंस पर था। आप बाय नेचर रिबेलियस हो सकते थे, एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि अपने मन से जो चाहे वो करना चाहती हो, कि मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वही करके इस दुनिया को, इस समाज को दिखाऊंगा। ये पास्ट लाइफ में आपकी विल थी। अब ये विल पावर इस जीवन में भी दिखाई देगी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स बन सकते हैं जहाँ पर और कोई आपसे कुछ करने को कहे कि भाई ये काम कर लो, वो काम कर लो, उस तरह कर लो, इस तरह कर लो, नॉट गोना लाइक इट। मैंने कई केसेस में देखा है जुपिटर द्वितीय भाव में है और पर्सन जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, किसी सीनियर पोस्ट पे जाना चाहता है, उसके पास अच्छी खासी जॉब है, फिर भी वो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे कि बॉस नहीं, सीनियर नहीं, किसी भी हायर पर्सन है आपसे क्वेश्चन करा, आपसे सवाल पूछे, उसी समय आपको लगेगा नहीं भाई, मैं ये चीज़ करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूँ। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो आपकी अपनी आइडेंटिटी पर, अपने स्वभाव पर, अपने सेल्फ के ऊपर फोकस करने के लिए आया हूँ। जब आप हैं ही ऐसी पर्सनालिटी, तो आपकी लाइफ में जब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि मैं सिविल सर्विस क्रैक नहीं कर पा रहा, मैं किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं जा पा रहा, मेरी लाइफ में मैरिज या रिलेशनशिप रिलेटेड कंसर्न्स हैं, तो सोच के देखिएगा क्या ये कंसर्न किसी और व्यक्ति के बनाए हुए हैं या बस केवल एक स्ट्रॉन्ग विल है कि मैं अपने जीवन को अपनी ट्यून पे चलाना चाहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति का दखल अपने जीवन पे नहीं चाहता। जब आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, उनसे अपने कंसर्न क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है, क्यों मैं इन लूप्स में अटका हुआ हूँ, और वो आपको कहते हैं कि आपका जुपिटर, आपका मंगल, आपका ये प्लैनेट, आपका वो प्लैनेट, आपका ये राजयोग। बट इन एक्चुअल ये सारे जो कंसर्न बने हुए हैं, जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, इनका रियल रीज़न आप स्वयं हैं, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो पिछले जीवन से ही स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सनालिटी रहे हैं। विल पावर पे आपने फोकस करा है और समाज के बेतुके नियम या अजीब अजीब कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके समझ नहीं आने वाले हैं। आप चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हो। तभी तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को बहुत अधिक बुद्धिमान और बहुत अधिक वाकपटु बना देता है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन करने की एबिलिटी देता है, वो आपको सवाल पूछने की, आपके अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न करता है, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। आप अधिक फोकस जब प्रथम भाव पे करेंगे, मतलब पिछले जीवन में कोई लीडर रहे हैं, लीडरशिप रोल रहा है, लेकिन प्रथम भाव से ही एक समस्या भी आती है, वो है कि प्रथम भाव 7th हाउस का नेगेशन करता है। नेगेशन का मतलब है कि अगर प्रथम भाव बहुत मजबूत होगा तो सप्तम भाव उदय ही नहीं हो पाएगा, जो कि आपका द्वितीय सेल्फ है, आपकी पर्सनालिटी का अदर हाफ है, आपकी मैरिज है, या फिर आपके अंदर की कमियां हैं। तो द्वितीय भाव में बैठे जुपिटर की नकारात्मक बातें ये होती हैं कि या तो अपनी कमियां सुनते ही थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है, या फिर ये पॉइंट हो सकता है कि जैसे ही बात संबंध की आती है, विवाह की आती है, अगर हमारी तरफ से हमारी विल्ड अप्रोच नहीं है तो हम उसमें जाना ही नहीं चाहते। अगर बात करियर या फाइनेंस पे आती है तो मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है, और अगर बात आती है आपकी लाइफ सस्टेनेबिलिटी पे, क्योंकि वो भी जुपिटर से हमें देखने को मिलती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मूल्य यहाँ पर बनता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर हम कहें जीवन की स्थिरता, वो भी यहाँ पर बहुत देखनी चाहिए, क्योंकि पिछले जीवन में अगर आपका जुपिटर लेट से कंबस्ट है, लेट से रेट्रोग्रेड है, या फिर जुपिटर से जस्ट पहले भाव में, मतलब प्रथम भाव में लगन के अंदर मान लीजिए कर्क राशि, स्कॉर्पियो राशि, इस तरह की टेंडेंसी वाली राशियाँ हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि पिछला जीवन हो सकता है जो अंतिम क्षण रहे हैं, निपल रहे हैं, वो इतने ईजी ना रहे हों। इस वजह से जनरली व्यक्ति दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता अगर जुपिटर कंबस्ट हो या फिर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो। इन दो द्वितीय भाव कनेक्ट कर पाए हैं या नहीं, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम एलिमेंट वाइज और भी चीज़ें ऐड ऑन करके आपको प्रोवाइड कर पाएँ। अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, मतलब जो था आपके फाइनेंसेस का, वो था आपकी फैमिली का, वो था एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अबाउट फाइनेंसेस, फैमिली एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब तीसरे भाव के जुपिटर में मैंने देखा है कि जैसे ही इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, देयर पर्सनैलिटी चेंजेस कम्प्लीटली। कुछ तो मैंने अपने दोस्तों के ही चार्ट में देखा है, जैसे ही थर्ड हाउस में उनके ऊपर पर्सनैलिटी उनकी पूरी बदलती हुई मैंने देखी, जैसे ही उनके परिवार की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ उनके ऊपर आई। उन्हें खुद को भी नहीं पता था, बट ये पास्ट लाइफ का एक पैटर्न है कि पिछले जीवन में हमारा पूरा फोकस फाइनेंस पे, फैमिली लेगेसी पे और फैमिली को बिल्ड करने पे रहा है। थर्ड हाउस जुपिटर में व्यक्ति बहुत सेंसेस उसके वर्क करते हैं। जब भी बात आती है फैमिली एनिमीज़ की, वो दूर से ही समझ जाता है कि मेरी फैमिली का ये दुश्मन है, मेरी फैमिली का वो दुश्मन है, वो मेरे फैमिली के साथ वेल कनेक्टेड नहीं है, वो हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। ये सब थर्ड हाउस में पॉसिबल होता है। थर्ड हाउस को इसीलिए रिलेटिव्स का भाव भी कहते हैं, और यहाँ पर गुरु मरण स्थान में होता है। आप सोच के देखिएगा, आपके रिलेटिव्स आपके साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, आपके नियर डियर वंस आपके साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, बट यू आर कैपेबल, यू आर गेटिंग कि ये आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर पता होता है। अगर मैं बात करूँ करियर डोमेन में या फिर
वर्क डोमेन में, फाइनेंशियल डोमेन में चार्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आपके पास काफ़ी स्किल्स भी हैं। स्किल्स के साथ साथ आपको पता भी है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरह से प्राप्त करनी है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ फैमिली की, तो हाँ, वहाँ पर भी ये चार्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज ये सारे आपके पास्ट लाइफ से आते हुए स्ट्रेंथ के पुल हैं। बट अगर आपका जुपिटर लेट से कंबस्ट हो गया या फिर लेट से रेट्रोग्रेड हो गया थर्ड हाउस के अंदर, रेट्रो में तो फिर भी सिचुएशन अलग होती है, बट कंबस्ट में क्या है, एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो आपको जनरली आपके रिलेटिव्स के टुवर्ड, आसपास के लोगों के टुवर्ड, रिलेटिव्स एंड आसपास के लोगों के टुवर्ड एक एंगर इश्यूज हो सकता है। कारण क्या है, पास्ट लाइफ के बाद आपको याद आ जाएगी मेमोरी कि भाई तुमने मेरा पिछले जीवन में समर्थन नहीं किया था, इस वजह से कुछ ऐसे इश्यूज आपको यहाँ दिखाई दे सकते हैं। तभी जब कॉम्प्लिकेटेड आप रीडिंग्स करेंगे या चार्ट देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि चार्ट में सब कुछ ठीक है, लेकिन जुपिटर को थर्ड हाउस में है, इस वजह से सेकंड हाउस जो मैरिज या संबंध की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक भाव है, परिवार के लिए बहुत आवश्यक भाव है, उसके प्रति व्यक्ति थोड़ा सा एग्रेसिव है। मान लो पिछले जीवन में आपको आपकी वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने या फिर आपकी फैमिली में से किसी मेंबर ने धोखा दिया हो, तो आप होंगे या नहीं होंगे गुस्से में? आप डेफिनेटली होंगे। यही हमें यहाँ पता लगता है। अगर आपके सेकंड हाउस में कर्क राशि है, स्कॉर्पियो राशि है, तो ये टेंडेंसीज को थोड़ा सा नेगेटिव आउट कर देगी। बट अगर आपके सेकंड हाउस में मेष, सिंह या धनु राशियाँ हैं, तो यहाँ पर जुपिटर अच्छा खासा वर्कआउट कर सकता है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि जुपिटर नीच का हो जाएगा धनु अगर सेकंड हाउस में होगी तो, लेकिन फिर भी जुपिटर विल परफॉर्म बेटर है, बिकॉज उसमें लीडरशिप एलिमेंट अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे लोग अर्ली एज में, मतलब अर्ली समय ही फैमिली में इस रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो जाते हैं और अर्ली एज में इनके काम हो जाते हैं। जैसे 25, 20, 22, 25 के आसपास करियर, जॉब एंड मैरिज तीनों चीज़ें सेटअप हो गई। दैट इज़ व्हाट सेकंड हाउस जुपिटर इज कैपेबल टू डू। अगर एफ्लिक्ट हो गया, जैसे कंबस्ट होना, नीच का होना, या फिर आप कहिए किसी और मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठना, तो वो इन्हीं चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स भी देगा, चाहे उसमें फैमिली हो, चाहे उसके अंदर फाइनेंसेस हो। आपको लगेगा कि यार मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फैमिली, नियर डियर वंस में से ही कोई व्यक्ति मुझे बार बार चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। सोचिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो और आपको पता लगता है कि इसी पर्सन के साथ लास्ट लाइफ की पार्टनरशिप मेरी फेल हुई थी। अब आपको इस जीवन में जैसे ही वो व्यक्ति मिलेगा ना, उसके ऊपर गुस्सा आएगा बिना किसी रीज़न के, कोई लेना ना देना, लेकिन फिर भी ये क्यों होता है? कनेक्ट विद द पास्ट। अगर गुरु आपका लेट से फोर्थ हाउस में है, तो थर्ड हाउस आपके पास्ट को या पिछले जीवन को पूरी तरह दिखाने वाला भाव बनेगा। तीसरा भाव किन किन चीज़ों का है? वो कम्युनिकेशन का है, राइटिंग का है, ट्रैवलिंग का है, स्किल बेस्ड होने का है। वो ऐसा भाव है जिससे कि व्यक्ति एफर्ट करके अपने भाग्य को बनाता है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, और इस जीवन में भी कहीं ना कहीं रेस्टलेस एनर्जी वो रखता है। कुछ एक्सप्रेस करने की अर्ज होती है व्यक्ति के अंदर। अब इन सब चीज़ों को जब आप जोड़ेंगे, इनको एक धागे में पिरोएंगे, तो आपको समझ आएगा कि अगर मेरे चौथे भाव में गुरु है, तो पिछले जीवन से मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, मैं स्किल सेट लेके इस दुनिया में आया हूँ। अगर मेरे पास एजुकेशन अच्छी नहीं भी हुई, वैसे तो फोर्थ हाउस को जुपिटर बहुत अच्छी एजुकेशन देता है, अगर कंबस्ट है या डेबिलिट कर गया है तो बात थोड़ी सी अलग है। तो अगर वो अच्छी नहीं हुई, तब भी यहाँ पर जुपिटर अच्छा ही परफॉर्म करेगा, तब भी वो चीज़ों को यहाँ बेटर आउट करने की कोशिश ही करेगा, क्योंकि मैं अपनी स्किल से अपने भाग्य को चैनलाइज कर लूँगा। फोर्थ हाउस में बैठा जुपिटर ही व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर होने के लिए वाक्पटु होना आवश्यक है। बोलने का भाव है थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस में बैठा जुपिटर उस पोजीशन पे आपको लेकर जा सकता है जिसमें आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, राइटर बन गए, आप कुछ गाइड कर रहे हैं लोगों को। अब आप कहेंगे हर चार्ट में फोर्थ हाउस में जुपिटर इस तरह तो वर्क नहीं करता। कारण क्या है? उनके पास्ट लाइफ की एलिमेंट या एनर्जी किस तरह कनेक्टेड है, क्योंकि तीसरा भाव सुसाइड का भी भाव है, अष्टम भाव से आयु, और थर्ड हाउस से हम कम एज में जल्दी या फिर अपने द्वारा ही अपना खत्म होना, ये सब भी देखते हैं। फोर्थ हाउस जुपिटर में ये एक नेगेटिविटी मैंने देखी है कि अगर फोर्थ हाउस में जुपिटर हो और थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड हो या फोर्थ में कंबस्ट जुपिटर हो, तो व्यक्ति एक डिप्रेसिव एलिमेंट में भी थोड़ा आगे चला जाता है। वो जल्दी लोगों पे भरोसा करता है, जल्दी ट्रस्ट करता है, और उसको थोड़े समय बाद लगता है कि नहीं, ये लोग शायद उस भरोसे के लायक ही नहीं थे, ये लोग शायद उस संबंध के लायक ही नहीं थे। ये भी फोर्थ हाउस के जुपिटर में होता है। तो थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी आपको बना सकता है अगर आपके तीसरे भाव में कोई मैलेफिक प्लैनेट जैसे केतु, राहु या शनि महाराज बैठे हुए हो। तो अगर वहाँ पर कर्क राशि या स्कॉर्पियो राशि आ रही है, स्पेशली द स्कॉर्पियो राशि इन थर्ड हाउस, तब यहाँ वरिड होने की थोड़ी सी आवश्यकता होती है। अदरवाइज फोर्थ हाउस का जुपिटर इज वेल रिफाइंड, वेल पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल, जिससे वो अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाए। ये फोर्थ हाउस की स्ट्रेंथ है।
वहाँ पर बैठा जुपिटर व्यक्ति को यूं ही नहीं कहते कि दयावान बनाता है, थोड़ा आध्यात्मिक बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि पिछले जीवन में व्यक्ति ने अपने एफर्ट से अपना भाग्य चैनलाइज करा है। वो जानता है इस चीज़ की क्षमता या इस चीज़ की ताकत की मेहनत करने से कितने रिजल्ट आ सकते हैं। तो मल्टीपल काम करने की पोटेंशियल या क्षमता उन्हीं लोगों में होती है जिनके फोर्थ हाउस में जुपिटर, और सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशंस भी फोर्थ हाउस का जुपिटर ही लाइफ के अंदर लेके आता है। क्योंकि थर्ड हाउस जो है उससे मैंने आपसे कहा कि एक्सट्रीम सेंस और एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डिप्रेशन निकलता है। ये इंडिकेट करता है कि अगर वहाँ पर स्कॉर्पियो है या कोई मेलेफिक प्लैनेट है तो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा रहा है जिसको शायद आप अपने ही दिल में छुपा के बैठे हुए हैं और आप किसी और से कहना भी नहीं चाहते। ये कुछ फोर्थ हाउस में बैठा जुपिटर कर सकता है। भाई बहनों के प्रति, सिबलिंग्स के प्रति, नियर डियर वंस के प्रति एक तरह की वो पास्ट लाइफ रिफ्लेक्शन जैसी ऊर्जा आती है कि यार इन नियर डियर वंस है ना, जो मेरे आसपास के लोग हैं, इनसे मेरा कोई कनेक्शन है, तो उनसे अपने आप एक पॉजिटिव या नेगेटिव पुल आप फील कर सकते हो। सेम गोज विद योर सिबलिंग्स। आप अपने सिबलिंग्स के प्रति बहुत उदार भी हो सकते हो और बहुत कठोर भी हो सकते हो। वो आज जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसका तो आप पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप कहते हैं नहीं, तुम्हारे आज के व्यवहार का मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो पास्ट से ही मैं थोड़ा सा उदार हूँ या थोड़ा सा कठोर हूँ तुम्हारे प्रति। ये भी फोर्थ हाउस जुपिटर में होता है। अगर जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में है तो आपका पिछला जीवन जो है वो चौथे भाव के आसपास घूमेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि चौथा भाव किन चीज़ों का है? चौथा भाव है आपके माता का, चौथा भाव है आपके घर का, चौथा भाव है आपके ज़मीन जायदाद का, चौथा भाव है आपके इमोशनल कंफर्ट का। फोर्थ हाउस आपके अंदर डीप रूटेड होता है। मतलब मैं कहूँ अगर व्यक्ति का दिल कहाँ है तो फोर्थ हाउस के अंदर है। जो भी इमोशनल बातें हैं वो फोर्थ हाउस के अंदर है। इस जीवन में भी पीस ऑफ माइंड और फोर्थ हाउस आपके लिए सबसे बड़ी वो चीज़ें हैं जिन्हें आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। मतलब फिफ्थ हाउस जुपिटर में अगर व्यक्ति कंसल्टेशन के लिए आ रहा है तो उसका कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करेगा ही करेगा उसके पीस ऑफ माइंड से, उसके कंफर्ट से, उसके और उसके मदर के रिलेशन के साथ, एंड उसके घर परिवार के साथ, उसके आसपास के एनवायरनमेंट के ही ऊपर वो घूमता फिरता रहता है। कुछ क्वेश्चंस तो उसके बचपन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि बचपन में मेरे साथ वो चीज़ क्यों हुई थी, वो क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था। ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। अगर वहाँ चौथे भाव में कोई प्लैनेट भी है जैसे शनि, राहु, केतु, या वहाँ पर वृश्चिक राशि आ रही है तो ये रीडिंग्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेट डेफिनेटली करेगा। फिर ये इंडिकेट करेगा कि आपका पिछला जीवन का जो कंफर्ट था वो ईजी नहीं था। वहाँ पर चीज़ें ईजी नहीं रही हैं। जिस तरह हमें लगता है ना कि सब कुछ ईजी रहा होगा, सब कुछ शानदार रहा हो, नहीं, वहाँ पर कुछ तकलीफ़ें थी, वास्तविक तकलीफ़ें थी, वास्तविक प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने उन प्रॉब्लम्स का सामना करा, डटकर सामना करा। ये भी इसी प्लैनेट से पता लगता है। इसीलिए तो फिफ्थ हाउस का जुपिटर आपको मंत्र शक्ति देता है। फिफ्थ हाउस का जुपिटर आपको मोक्ष की शक्ति देता है। फिफ्थ हाउस का जुपिटर आपको आपके एंसेस्टर्स का चहेता व्यक्ति बना देता है, आपके ईष्ट का, कुल देवता का चहेता व्यक्ति बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि वो शक्ति है, वो साहस है जो कि चौथे भाव से उसे मिल रहा है, फोर्थ हाउस से उसे मिल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिफ्थ हाउस का जुपिटर ऐसा एक दो धारी तलवार। वो पर्सनल लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस रखता है। जैसे कि अगर फीमेल है और फिफ्थ हाउस में जुपिटर है तो कहीं ना कहीं उनका कोई क्वेश्चन उनकी मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेट करेगा ही करेगा। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपको ये चाहिए कि आप ज़्यादा समय अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम में व्यतीत करें। आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या चाहिए? उस प्लेस पे आप अपना टाइम व्यतीत करें। उनके लिए ये अच्छा होता है। अगर चौथे भाव में कोई प्लैनेट बैठा है जैसे कि वहाँ पर जुपिटर है, वहाँ पर राहु है, वहाँ पर केतु है, शनि है, ये स्कॉर्पियो राशि है, तो ये इंडिकेट करता है कि पास्ट लाइफ में कंफर्ट थोड़ा एफ्लिक्टेड था और जो अंत भी हुआ है, जो एंड भी हुआ है, वो अनसर्टेन और एकदम से हुआ है। वो प्रेडिक्टेबल एंड नहीं था कि भाई बिल्कुल आपको प्रिडिक्ट करके हुआ था, नहीं। वहाँ हो सकता है कि एज कम रही थी, ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ ब्लू किसी ने आपको धोखा दिया, कोई बिट्रेल करा, और आज आप लोगों पे ट्रस्ट करने पे ऐसा फील करते हैं कि लोगों पे ट्रस्ट करना है लाइक सांप पे ट्रस्ट करना। ये हो जाता है, विश्वास कीजिए। आप खुद फील कीजिए, खुद सोचिए कि आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है या नहीं। अगर मैं वहीं कहूँ कि गुरु आपके छठे भाव के अंदर है तो अब आप समझदार हैं। गुरु अगर आपके सिक्स्थ हाउस में है तो आपका पिछला जीवन पंचम भाव के आसपास इर्द गिर्द घूमेगा। फिफ्थ हाउस मेक्स यू अ टीचर, फिफ्थ हाउस मेक्स यू एडवाइजर, अ क्रिएटिव पर्सनालिटी। आपकी बुद्धि को आपकी स्ट्रेंथ बना देता है। इसलिए इस जन्म में भी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ पुल आपको हमेशा स्ट्रांग दिखाई देगा जब भी सिक्स्थ हाउस में जुपिटर हो। एक सेंस ऑफ ईगो या एक सेंस ऑफ ईगो इंटेलिजेंस भी आ जाता है कि भैया मुझसे अधिक ज्ञानी या मुझसे अधिक विद्वान तो यहाँ कोई है ही नहीं। ये भी सिक्स्थ हाउस का जुपिटर देता है। अच्छी बातें क्या है? देखिए, टीचर बना सकता है, स्कॉलर बना सकता है, गाइड, फिलोसोफर बना सकता है। एंड फिफ्थ हाउस प्रेम समर्पण का भी भाव है।
इसकी वजह से वो आपको किसी कार्मिक रिलेशन में भी डालेगा ही डालेगा। ये कंफर्म बातें हुई, तो ये पॉजिटिव साइड है। अगर हम करियर डोमेन के बारे में बात करें तो 5th हाउस से ट्रेडिंग आती है, स्पेक्यूलेशंस आते हैं, आउट ऑफ ब्लू जो आप गेम्स बनाते हो ना, एकदम से बुद्धि लगाई और एकदम से पैसा बना लिया, कड़ी मेहनत नहीं करी, वो भी पंचम भाव से आता है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। पंचम भाव से जॉब सिक्योरिटी, जॉब सस्टेनेबिलिटी आती है, तो उन चीज़ों की भी कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ, इन चीज़ों के बारे में व्यक्ति उम्र से अधिक, ऊर्जा से अधिक और समय से अधिक सोचता है। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कंसर्न है, ज़्यादा आप सोच रहे हैं, आप ज़्यादा इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। जब भी आपसे कोई बात करता है इन मैटर्स के बारे में, आपकी आंखों में एक स्पार्क आपको दिखाई देगा कि हाँ, एकदम से एक पुल आ गया, एकदम से मुझे समझना है भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सब होता है 5th हाउस से। और इसका डाउन साइड क्या है? ईगो इंटेलिजेंस, मुझे ही सब कुछ आता है। इस वजह से 6ठे भाव में गुरु जनरली टीचर्स के साथ, गुरु के साथ एफ्लिक्शन या प्रॉब्लम्स भी दे देता है। कारण क्या है कि व्यक्ति को लगता है ईगो इंटेलिजेंस, मुझे ही सब कुछ आता है। ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? अगर संबंध में, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है या फिर मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो इंटेलिजेंस ईगो में कन्वर्ट होगी तो सूर्य का तत्व आएगा, वो प्रॉब्लम्स देगा। तो टीचर, गुरु के टूवर्ड जितना पोलाइट हो सके, जितना अच्छा बिहेव आप कर सके, उतना करना चाहिए। कई बार ऐसा ही गुरु आपको सिविल सर्विसेज में ले जाता है, सीनियर मोस्ट, टॉप मोस्ट एग्जामिनेशंस में ले जाता है, भैया तुम कैपेबल हो, एंड बिलीव मी यू आर कैपेबल, आई एम टेलिंग यू, आप कैपेबल हैं। लेकिन उस कैपेबिलिटी को रियलिटी में बदलने के लिए आपको चाहिए द हेल्प ऑफ अ टीचर, हेल्प ऑफ अ गुरु, ताकि वो 6th हाउस में जो जुपिटर को ईगो इंटेलिजेंस आई है उससे आपको बचा सके, उस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर सके। अदरवाइज़ ये फिर अगर टीचर्स के साथ पॉल्यूटेड रिलेशंस रहे, गुरु के साथ, सीनियर्स के साथ, तो फिर क्या होगा? मैं कार्मिक रिलेशनशिप में तो था लेकिन कास्ट कल्चर इश्यूज थे, मैं एग्जामिनेशन में कर रहा था अच्छा, लेकिन किसी ने कहा सिविल्स में चले जाओ, मैं फंस गया। अच्छा, मैं ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, पंचम भाव क्रिएटिविटी भी है, लेकिन मेरे बॉस या सीनियर्स के साथ संबंध ठीक नहीं रह पाते, या फिर और सब कुछ ठीक दे दिया तो हेल्थ कंसर्न्स दे देगा। या फिर स्पेकुलेशन ट्रेडिंग में मैं बहुत परफेक्ट वर्क करता हूँ, लेकिन क्या होता है, वो थोड़ा सा ईगो इंटेलिजेंस की वजह से औरों को गाइड कर देता हूँ, बट खुद पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाता। ये सब यहाँ पर हो सकता है, सोच के देखिएगा। और अगर यही सारे सवाल आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं तो और वो आपको जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि आपका भाव, आपका जीवन उस क्षेत्र के आसपास उलझा हुआ है जिसके बारे में शायद अब तक आपको भी नहीं पता था। इसको मैं कहता हूँ पास्ट लाइफ पोर्टल। आप हर कुछ इस जीवन में अपने एफर्ट से फिक्स नहीं कर सकते जब तक वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जब तक पास्ट रेक्टिफाई नहीं होगा, वो बेटर नहीं होगा, वो समझ में नहीं आएगा, उसका पश्चाताप नहीं होगा, एंड नॉट एबल टू फिक्स द प्रेजेंट। ये भी एक रियलिटी है। तो दिस इज फॉर द जुपिटर इन द 6th। अब अगर डेथ या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस प्रेडिक्ट करने हो तो देखिए पंचम भाव में स्कॉर्पियो या फिर राहु केतु तो नहीं है। अगर वो हैं तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया कुछ ना कुछ ऐसा रहा है अनसर्टेन, जिसमें आप रिलेशनशिप में, एजुकेशन के समय कुछ आपके साथ दिक्कतें रही हैं, तो ऐसे केस में व्यक्ति को एजुकेशन ब्रेक भी दे सकता है। और अगर वहाँ पर जुपिटर से पिछले भाव में मून है, सूर्य है, एग्जॉल्टेड है, तो इसका अर्थ है वो सारे प्लैनेट आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, बीइंग अ तात्कालिक फ्रेंड, अ टेम्पररी फ्रेंड टू यू। वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है, कभी उसको भी समझेंगे। तो दिस इज फॉर जुपिटर इन द 6th। राशि एलिमेंट को भी देखिएगा कि आपके पंचम भाव, जुपिटर इन सप्तम भाव, आपका पिछला जीवन रिवॉल्व करता है 6ठे भाव के आसपास। 6ठा भाव किन चीज़ों का है? 6ठा भाव है सेवा का, 6ठा भाव है संघर्ष का, 6ठा भाव है एनिमीज़ का, 6ठा भाव है हेल्थ कंसर्न्स का, 6th हाउस है डिवोशन का। आपने पिछला जीवन एज अ हीलर, एज अ टीचर, एज अ गुरु, एज अ फाइटर जीवन जिया है। इस जीवन में भी आप सोचेंगे या देखेंगे कि यार मेरे जीवन के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर जब बात आती है हेल्थ कंसर्न्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कॉन्फ्लिक्ट की, तो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, एक रिपीटेटिव पैटर्न चल रहा है इनके अंदर। सप्तम भाव जुपिटर में कैसे कैसे पैटर्न रिपीट हो सकते हैं? पहला अच्छा पैटर्न ये रिपीट हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों के साथ मेरा ना लेना था ना देना था, बट फिर भी मैं इन मैटर्स के अंदर आ गया। क्यों आ गया मुझे भी नहीं पता, कोशिश करता हूँ उनसे बाहर निकलने की, कुछ और ट्राई करने की, बट वो नहीं होता। इन्हीं पैटर्न्स में, इन्हीं चैप्टर्स के अंदर खींचता जा रहा हूँ। ये 7th हाउस में बैठा जुपिटर कर देता है। सेकंड, ये कुछ ऐसे पैटर्न कर देगा जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में बार बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। जहाँ पर आप प्रोन हैं, जहाँ पर आप बार बार जाते हैं किसी रिलेशनशिप के अंदर, उसका पार्ट बन जाते हैं,
किसी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, किसी संबंध को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, एंड देन आफ्टर सम टाइम उसके अंदर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर दुश्मनी, चैलेंजेस, ऑब्स्टकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये सेकंड पैटर्न होता है। थर्ड पैटर्न में मेरा मानना है कि ये आपको एट द एंड एनजीओ या हीलिंग सर्विसेज की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का पास्ट कुछ इस तरह का रहा है जहाँ पर उसका सेवा से, हेल्थ से, मेडिकल फील्ड से, हीलिंग फील्ड से कोई बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। जब आपका एक गहरा कनेक्ट है इन फील्ड से, तो डेफिनेटली आपको उन फील्ड को इस जीवन में भी एक्सप्लोर करना होगा। ये इसका एक थर्ड कार्मिक पैटर्न बनता है। एंड फोर्थ कार्मिक पैटर्न में मेरा मानना है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ इश्यूज़ बार बार रिपीटेटिव रूप से हमें देखने को मिलता है, चाहे वो फैमिली के इश्यूज़ हों, चाहे वो फैमिली की जगह आपके रिलेशनशिप है, आपके संबंध के इश्यूज़ हों। आपको ऐसा फील होगा कि यार ये पर्टिकुलर इशू अभी तो मैंने फिक्स किया था, अभी तो मैंने सॉल्व किया था, इस कंसर्न से अभी तो मैं बाहर निकला था, अभी तो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग करी थी कि कभी भी मुझे इस पर्सन पे, इस पार्टनर पे, इस घर के व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं करना है, बट फिर मैंने वही शुरू कर दिया। ये क्यों होता है पता है आपको? ये इसलिए होता है कि आपका जुपिटर एक पर्टिकुलर पैटर्न में फंसा हुआ है। अब मान लीजिए छठे भाव में अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं 1, 5, 9, तो ये इंडिकेट करेगा एक लीडरशिप विल का होना, या आपके अंदर एक लीडर पर्सन है, लीडरशिप की पॉसिबिलिटी है। अगर वहीं यहाँ पर 6th हाउस में स्कॉर्पियो राशि है, राहु है, केतु है, शनि है, तो ये इंडिकेट करते करेगा कि आपका पिछला जीवन काफ़ी ट्रॉमास या काफ़ी चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स से भरा हुआ रहा है, जिसमें कुछ ट्रॉमा, कुछ चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स तो आपके हेल्थ से डायरेक्टली लिंक्ड थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिंक थे कि आप किसी कंपटीशन के अंदर फाइट किए जा रहे हो, एग्ज़ाम दिए जा रहे हो, टाइम निकलता जा रहा है। ये सब 6th हाउस के पैटर्न्स हैं जो आपने स्वयं व्यक्तिगत रूप से फेस किए हैं या देखे हैं। ये हमें पता लगता है जब 7th हाउस में जुपिटर हो। तो जनरली मैं सप्तम भाव के जुपिटर को काफ़ी अच्छा मानता हूँ, क्योंकि लगन के ऊपर इसकी दृष्टि होने से व्यक्ति जो है आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हीलर, टीचर टाइप होता है। लेकिन इसकी नकारात्मकता तब झलकती है जब ये बार बार आपको किसी कार्मिक संबंध में लेके जाए, बार बार आपको कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बना दे, आप नहीं चाहते फिर भी कोई दुश्मनी आपके साथ क्रिएट हो जाए, या फिर फोर्थ कि मैं कंपटीशन में आ गया, मैं उलझ गया, जैसे सिविल सर्विसेज में कोई आ गया या किसी ने किसी चीज़ को एज अ ऑब्जेक्टिव बना लिया है। जैसे कि सप्तम भाव गुरु है कि मैरिज करना मेरा ऑब्जेक्टिव है, करके ही मानूंगा, जैसे कि रिलेशनशिप ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, करके ही मानूंगा। मतलब किसी भी चीज़ की तरफ वो ऑब्सेशन भी छठे भाव से आता है, क्योंकि छठा भाव प्रारब्ध है, वो ऑब्सेसिव होता है, पीछे पड़ जाता है एक बार पड़ जाए तो सप्तम भाव के जुपिटर में ये चीज़ भी होती है कि व्यक्ति ऑब्सेसिव हो जाता है किन्हीं चीज़ों को लेके, किन्हीं मैटर्स को लेके, कि ये तो मैं करके ही दिखाऊंगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स, बट ये काम मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। ये हमें यहाँ पर पता लगता है। वहाँ पे प्लैनेट जो है उसको भी देखिएगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर यही जुपिटर आपके 8th हाउस में हो तो आपकी पास्ट लाइफ घूम रही थी 7वें भाव के आसपास। 7वां भाव किन किन चीज़ों का है? ये सोल रिलेशनशिप का है, ये पार्टनरशिप का है, ये किसी अधूरे वादे का है, ये मैरिज का है, ये मैं कहूँगा आपका अदर हाफ है। तो ये आपके अदर साइड को दिखाएगा, आपकी कमियों को दिखाएगा और बिट्रेयल को भी दिखाएगा। इस जीवन में आप देखेंगे कि रिलेशनशिप आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कार्मिक चैप्टर बन गया है। अगर सप्तम भाव में लीडरशिप राशियाँ जैसे 1, 5, 9 एलिमेंट में आ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, प्लैनेट क्या करेगा, उसका भी टाइम स्टैम्प में वर्णन है। बट रिलेशनशिप या फिर अदर साइड ऑफ योर पर्सनालिटी, अब चाहे वो आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स हों, पर्सनल रिलेशनशिप हों, घर के रिलेशनशिप्स हों, लेकिन वो बहुत बड़े पार्ट ऑफ योर लाइफ बन जाते हैं। वो आपको लेसन देने की कोशिश करते हैं। आप कितना भी उनकी तरफ डिवोटेड हो जाइए, उनकी मदद करने की कोशिश करिए, बट यू विल फील अ सेंस ऑफ लेसन फ्रॉम देयर एनर्जी, देयर साइड, कि भैया ये तो मुझे कुछ सिखाना ही चाहते हैं और सिखा के ही मानेंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा चेंज कर लो एंड बदल जाओ एंड ऑल, ये नहीं मानते, नहीं होता वो चेंज। हमें इसका पता यहाँ से लगता है कि ये कुछ है जो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है एंड आपको पास्ट लाइफ लेसन के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। पता है यहाँ पर क्या होता है, अष्टम भाव गुरु में कई बार व्यक्ति लोगों पे विश्वास करने से डरने लग जाता है। इसलिए 8th हाउस गुरु को मास्टर ऑफ आप मल्टीपल आर्ट्स या मल्टीपल सब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा गुरु और पे विश्वास नहीं करेगा। जैसे एज अ एस्ट्रोलॉजर आप हो सकता है मुझ पे ना करो, किसी और एस्ट्रो पे ना करो, आप कहोगे मैं खुद देखूंगा, आई लर्न माई सेल्फ। 8th हाउस जुपिटर गुड फॉर रिसर्च, गुड फॉर लर्निंग मल्टीपल यू से ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल साइंसेस, बहुत कुछ आपको सिखा सकता है। बट कम्स टू पार्टनरशिप, एक अनदर पर्सन का होना, वहाँ ये थोड़ी मुश्किलें क्रिएट कर देता है। जनरली बिजनेस के अंदर आप कह सकते हैं
कि 8th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो बिजनेस या मैरिज बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू एक्टिवेट समथिंग कनेक्टेड विद योर पास्ट लाइफ। अगर वहीं सप्तम भाव में कोई राशि भी है, जैसे कि वहाँ पर लेट्स से कर्क राशि है या स्कॉर्पियो राशि है, तो उसके एलिमेंट का भी प्रभाव आएगा, जिसे आप आराम से टाइम स्टैम्प में जाके देख सकते हैं। अगर यहाँ कोई प्लैनेट है तो उसको भी आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एक से अधिक प्लैनेट है, जितने प्लैनेट उतनी हैवी पिछला जीवन, उतने हैवी उसके लेसन्स, और लेसन्स हमेशा नेगेटिव नहीं होते। एक कन्फर्मेशन तो ये देते हैं कि अष्टम भाव गुरु में जीवन में संबंध बनेगा ही बनेगा। मतलब शायद ही मैं कभी किसी व्यक्ति को जिसका 8th हाउस में जुपिटर हो ये कहूँ कि तुम्हारा कोई रिलेशन लाइफ टाइम रहेगा ही नहीं, डेफिनेटली बनेगा। विदाउट नोइंग योर धारा अगर क्यों वीनस है 7th हाउस लॉर्ड, नथिंग। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको प्रमोशन लेने में या फिर ग्रो करने में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यही 7th हाउस दशम से दशम है। आप सोच के देखिएगा, अगर आपने एक पर्टिकुलर हाउस को पकड़ लिया कि इससे आपके पास्ट लाइफ डिफाइन हो रही है, तो आप क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको तो ये पता लग जाएगा ना कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो हो रही है ये शायद इसके साथ कनेक्टेड है, ये शायद उस ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रही है। इसलिए इस जीवन में इस सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिखाई देगा 9th हाउस जुपिटर का। अब वो हिडन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड हमेशा रहेंगे। हिडन चीज़ों की तरफ 9th हाउस का जुपिटर और व्यक्ति अट्रैक्टेड ना हो, मैं नहीं बिलीव कर सकता। अब सोच के देखो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो विद 9th हाउस जुपिटर, यो क्वेश्चन भी कि मैरिज में जो पर्सन है ना, टाइमिंग मत बताओ बट ये मेरे साथ क्यों है, करियर में मेरे साथ जो हुआ है ना, हो गया वो ठीक है, बट क्यों हुआ है, वाई। हर चीज़ के पीछे का साइंस समझने की इच्छा करता है 9वें भाव का जुपिटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिडन क्या है, अष्टम भाव। वो अकल्ट भी है, वो एस्ट्रोलॉजी भी है, वो सीक्रेट्स भी है, वो डीप रिसर्च भी है। तो उन सब चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्टेड हो जाते हो कि यार ये सारी चीज़ें मुझे खींच रही हैं, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश मैं इस जीवन में करूँगा ही करूँगा। दैट्स वॉट 8th हाउस इज, इट स्टैंड्स फॉर ऑल दीज एनर्जीज एंड यू आर ट्राइंग टू कि भैया इन चीज़ों को मैं जानूँगा, इनकी तरफ मैं अट्रैक्टेड हूँ। अगर वहाँ पर स्कॉर्पियो राशि है या राहु है, केतु है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है वहाँ पर अष्टम भाव में, तो पास्ट लाइफ में या तो डेथ मिस्टीरियस तरीके से हुई है, आप अपनी लाइफ का कोई गोल पूरा नहीं कर पाए, ये पॉसिबल हो सकता है। थर्ड, ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके इन लॉज ने आपको किसी तरह का धोखा दे दिया हो, किसी बिट्रेयल का सामना उनकी वजह से करना पड़ गया हो। मैरिज सस्टेनेबिलिटी या रिलेशनशिप सस्टेनेबिलिटी थोड़ा व्यक्ति का कंसर्न रहता ही रहता है, और मैंने ऐसे केसेस में देखा है, क्योंकि अष्टम भाव बहुत हैवी मतलब कार्मिक रूप से हो गया है, 8th हाउस बहुत हैवी हो जाता है कार्मिक रूप से। इसका अर्थ है कि इनके आसपास आपको तंत्र, सिद्धि, साधना, ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित होती हुई दिखाई देंगी। मतलब अगर ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है ना, कि मैं नहीं हूँ इन्वॉल्व इन चीज़ों में, तो इनके घर के लोग बात कर रहे हैं, घर के किसी सदस्य के साथ ये चीज़ हो रही है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जब ज़्यादा एफ्लिक्शन हो जाता है, जैसे गुरु से पिछले भाव में राहु की पोजीशन, ठीक है। अब उस पर्सन को अनडायग्नोज हेल्थ इशू है, उसका एक चार्ट कुछ बनता है, दूसरा चार्ट कुछ बनता है, एक एस्ट्रोलॉजर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। क्या वो गलत कहते हैं? नहीं, इट इज़ योर एनर्जी दैट इज़ मैनिपुलेटिंग दैम एज वेल। वो उनको भी घुमा के रख देता है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा का प्रभाव है जो कि आप अष्टम भाव में जनरेट करके बैठे हुए हैं। तत्व देखिए कि 8th हाउस में कौन सा एलिमेंट है। अगर वहाँ 159 है तो आप हो सकता है किसी आध्यात्मिक संस्थान के गुरु रहे हों। वहीं अगर वहाँ पर 4-8-12 है तो हो सकता है आप तांत्रिक रहे हो। तो एलिमेंट का भी फर्क पड़ता है। गुरु अगर आपका कंबस्ट है तो आप इन सब चीज़ों को लेके गुस्सा भी कर सकते हैं। हो सकता है आप रीडिंग में मुझको ही उल्टा कह दें, क्योंकि आपको गुस्सा है इन चीज़ों के प्रति। और अगर वो रेट्रो है तो आप इन सब चीज़ों को और सीखना चाहते हैं। आप कहेंगे अभी भी मेरा वो मोटिव पूरा नहीं हुआ है, मुझे तो और सीखना है। तो रीडिंग चेंजेस विद द प्लैनेट। अगर वहीं गुरु आपका 10th हाउस में है तो 9th हाउस के आसपास आपका पिछला जीवन घूम रहा है। आप जानते हैं नवम भाव धर्म भी है, ज्ञान भी है, यात्रा भी है, हार नॉलेज भी है, और वो सबसे प्योर भाव है वैदिक भाव चार्ट का। इसलिए इस जीवन में डिवाइन सपोर्ट बना रहता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी हाई रहती हैं। मतलब ये एक ऐसा चार्ट है जिसके 10th हाउस में जुपिटर है, जहाँ पर लाइफ में आपको 9वें भाव से सारा सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमारी लाइफ में तो बैटल्स हैं, चैलेंजेस हैं, संघर्ष हैं। जी हाँ, क्योंकि 9th हाउस ईश्वरीय सपोर्ट के साथ साथ ईश्वर का सपोर्ट है, डिवाइन सपोर्ट है। 9th हाउस नो इशू अबाउट इट, वो यहाँ से सारी चीज़ें लेता है। बट वो लाइफ लेसन का भी है, जहाँ पर व्यक्ति चीज़ों को सीखता है।
तो 10वें भाव में अगर गुरु हो तो आपको कुछ लाइफ लेसन्स टुवर्ड लोग मिलते हैं। लोग मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने आपको कुछ प्रॉमिस कराया कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा, ओके, बट ओके, सो आई वाज सेइंग कि 9th हाउस जो है वो आपके लिए लाइफ लेसन्स भी लेके आता है, स्पेशली कुछ ऐसे लेसन्स जो आपके आध्यात्मिक मार्ग पे ग्रो करने में मदद करते हैं। इस वजह से 10th हाउस में जब जुपिटर होता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे ट्रॉमास या ऐसे चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिससे उसका विश्वास ईश्वर के प्रति डिगता है या फिर अडिग रहता है। मतलब आपने जैसे कहा कि भाई ये एग्ज़ाम मुझे निकालना है और आपने किसी ईश्वर की तरफ आप समर्पित हैं, किसी गुरु की तरफ आप समर्पित हैं, किसी भी टीचर के प्रति आप समर्पित हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, एंड यू विल फील कि वो एग्ज़ाम में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो लाइफ लेसन्स तब तक आसपास रिवॉल्व करते हैं जब तक व्यक्ति किसी आध्यात्मिक पाथ की तरफ वो सरेंडर नहीं हो जाता है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है अभी भी। जैसे आप कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि कौन से टीचर आपके लिए बेटर होंगे, एंड बूम कोई चैलेंज आप देखते हैं अपने जीवन के अंदर, आप सोचते हैं कि मैं इन इष्ट देव के प्रति समर्पित हो जाता हूँ, एंड बूम आप देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि बार बार कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स आते हैं जिसमें व्यक्ति क्वेश्चन करने पे मजबूर हो जाता है कि मेरे जीवन में डिवाइन सपोर्ट है या नहीं है, क्या मुझे सब कुछ अपनी मेहनत के दम पे ही प्राप्त करना है, क्या कभी ऐसा भी होगा कि कहीं से मुझे डिवाइन सपोर्ट या ईश्वरीय सपोर्ट मिल पाएगा। तो धर्म की बहुत गहरी चर्चा करने वाले, धर्म को बहुत गहरा समझने वाले और कई बार उस पॉइंट पे आ जाने वाले जब कहते हैं कि अध्यात्म गुरु, टीचर्स, डिवाइन सपोर्ट, ये कुछ नहीं होता, जो भी होता है मेहनत होती है, ये सब आपको 10th हाउस में बैठे व्यक्ति दिखाई देंगे। और इनकी लाइफ में मैंने लेसन्स ऐसे देखे हैं जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बूम कहीं कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग ली एंड इनकी लाइफ में कोई चैलेंज आ गया, 10th हाउस जुपिटर। अब आप उस एस्ट्रोलॉजर को सोचेंगे यार क्यों चैलेंज है, वो कोशिश कर रहा है आपको ये लाइफ लेसन्स देने की कि डिवाइन सपोर्ट है या नहीं, कहाँ से आता है, इस चीज़ में उलझे रहना मैं 10th हाउस जुपिटर में मानता हूँ। अदरवाइज़ आप ये कह सकते हैं कि हाँ, टीचर्स के साथ, गुरुज के साथ थोड़ा सा कार्मिक संबंध आपको देखने को मिलेगा व्हेन योर जुपिटर इज इन द दशम भावा ऑफ द बर्थ चार्ट। अगर हम कहें कि गुरु आपके 11th हाउस में है तो देखिए फिर आपका पास्ट रिवॉल्व करेगा आपके किस भाव के आसपास, फिर आपका पास्ट रिवॉल्व करेगा आपके 10th हाउस के आसपास। इसका अर्थ है कि पावर, स्टेटस, करियर, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आपके साथ, आपके आइडेंटिटी के साथ डीपली कनेक्ट होती हैं। किसी तरह का एम्पायर बिल्ड करना, अपनी लेगेसी छोड़ के जाना, अपना नाम बनाना, अपनी पहचान बनाना। इसलिए इस जीवन में भी आपको एम्बिशंस अधिक दिखाई देंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत हैवी थी। आप जब उम्मीद होगी ना कि खाली बैठ जाओ यार, कुछ मत करो, नहीं मैं खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ मुझे हमेशा करते रहना है, किसी बड़े नेटवर्क ग्रुप का पार्ट बनना है, गेन्स करने हैं, बड़ी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है, मास लेवल पे ग्रो करना है। ये सारी डिज़ायर्स मैंने देखी हैं 11th हाउस जुपिटर की, जो कि पिछले जीवन से आ रही हैं। सब कुछ करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम लगना, और किसी पॉइंट पे ये भी फील हो जाना कि क्या मेहनत करते रहना, काम करते रहना ही मेरी लाइफ में लिखा है, मेरे सितारों में क्या यही लिखा है, या इसके अलावा भी कुछ और है जो मैं इस जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ। ये क्वेश्चंस भी मैंने बहुत देखे हैं 11th हाउस जुपिटर के। अगर आप रीडिंग को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे कर्मा है जो आपने एक्यूमुलेट करे हैं विद योर करियर, विद योर प्रोफेशन, विद योर लेगेसी, विद योर नेम, विद योर फेम, विद योर फादर। तो उन मैटर्स में अगर आपको बार बार कोई पैटर्न रिपीट होता दिखता है ना, कि करियर में नो मैटर व्हाट आई डू, लेकिन मैं इसी जॉब के अंदर आके फंस जाता हूँ, नो मैटर हाउ बेटर आई ट्राई टू कनेक्ट विद माई फादर, बट वो कनेक्ट वैसा का वैसा ही बना रहता है, वो सेम पैटर्न, कि वो चीज़ एक ही ढर्रे पे क्यों चल रही है, कारण आपका जुपिटर ही है, क्योंकि वो उस चीज़ को आपकी पास्ट लाइफ से एक पैटर्न बना के बैठा हुआ है, जिसके बारे में शायद अब तक आप अवेयर नहीं थे, आपको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, बट नाउ यू गॉट अवेयर अबाउट इट। अगर मान लीजिए हमारा 10th हाउस में सैटर्न है या फिर राहु केतु है, तो पता है क्या इंडिकेट करेगा कि पास्ट लाइफ में आप किसी के लिए कार्य करते करते ही पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। आपने खुद के ऊपर फोकस नहीं करा, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, फादर फैमिली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अपना काम, फिर आस पड़ोस का काम, मतलब हर व्यक्ति के काम करते रहना, वर्कोहॉलिक होना, ये सब इस वजह से फिजिकल संबंध, रिलेशनशिप, मैरिज, ये जनरल कंसर्न बन जाते हैं जब 11th हाउस में जुपिटर हो, क्योंकि उन चीज़ों को भोगने से हम पीछे हट गए थे या रह गए थे। अगर यहीं कंबस्ट हो तो हो सकता है आपको इन चीज़ों को लेके गुस्सा आता हो, जब कोई बात करे फादर की, करियर की, तो आप हो सकता है एजिटेटेड या एंशियस फील करते हो। अगर यहीं रेट्रो हो तो आप इन चीज़ों पे और काम करना चाहते हैं, आप अपने करियर को और बेटर और रिफाइन करना चाहते हैं अगर आपका जुपिटर रेट्रो है तो रीडिंग जुपिटर के स्टेट से भी बदलती है, क्या वो बाल अवस्था में है, क्या वो कुपित अवस्था में है, क्या वो वक्री अवस्था में है, तो उसकी हर अवस्था भी आपकी रीडिंग्स में रात दिन का फ़र्क ला सकती है। बट वो फिलोसॉफिकल रूप से कनेक्टेड इस बात से रहता है कि हाँ,
कोई ना कोई साइंस कुछ ना कुछ है जो कि दशम भाव से या करियर क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र से मुझे और मेरे संबंधों को प्रभावित कर रहा है। अगर वहाँ पर स्कॉर्पियो राशि है तो ये इंडिकेट करता है कि किसी के लिए मेहनत करते करते हम ख़त्म हो गए। अब जैसे कि 10th हाउस में मान लीजिए मेष राशि है और आपका जुपिटर कंबस्ट और है, तो ये पता है क्या इंडिकेट कर सकता है? इंडिकेट कर सकता है किसी बैटल में, किसी वॉर में, किसी जंग में आप शहीद हो गए हो। क्योंकि जंग भी एज अ बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़। आप नहीं जाना चाहते बट अगेन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाना पड़ा। तो आपके क्वेश्चंस जो आज बनता है ना कि जैसे कोई अगर पर्सन जंग में गया होगा, बैटल्स में गया होगा, उसको क्वेश्चन हो सकता है मैं डिफेंस में जॉब करूंगा या नहीं करूंगा। आप डिवोटेड थे टुवर्ड लेट्स से किसी मंत्री, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन हो मैं सिविल्स में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मैरिज क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर। इस तरह से क्वेश्चन विद द प्लानिटरी पोजीशन बदलते हैं। 10th हाउस में राशि देखिए, एलिमेंट देखिए, प्लानट देखिए, उसका टाइम स्टैम्प में you'll have a better understanding that what's going on as far as your past life and this life is concerned। अगर हम बात करें 12th हाउस की कि जुपिटर आपका, अगर आपका 12th हाउस में है तो आपका पास्ट किस तरह का रहा होगा। देखिए अगर जुपिटर 12th में है तो वही है, पिछला जीवन रिवॉल्व करता है 11th हाउस के आसपास। 11th हाउस इज ऑल अबाउट गेन्स, ऑल अबाउट ग्रोथ, ऑल अबाउट मोर, और अधिक मिले और अधिक मिले और मैं कुछ अपना कुछ करके दिखा दूँ। ये सब 11th हाउस के अंदर है। अगर आपका गुरु 12th हाउस में है तो ये सब आपके कर्मा का पैटर्न बन जाएगा, जिसमें आप पास्ट लाइफ में हो सकता है किसी यूट्यूब मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट ग्रो करना चाहते हो। मतलब कोई भी एक ऐसा पैटर्न जो कि 11वें भाव से कोरिलेट करता है, चाहे वो कोई मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होना हो, चाहे वो किसी मीडिया स्केल ग्रुप में बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाना हो। ये सब आपके कंसर्न या क्वेश्चन के पार्ट बन सकते हैं कि हाँ इन चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ मेरे माइंड में हमेशा चलता रहता है। या फिर ईजी टू ईजी मैंने ऐसा भी देखा है 12th हाउस जुपिटर में व्यक्ति बचपन से ही टेस्ट करता रहता है यार मेरा असली फ्रेंड कौन है, मेरी सबसे अच्छी फ्रेंडशिप किसके साथ रहेगी, क्या लोग मुझे जो मिलेंगे वो लॉयल होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे या नहीं होंगे। कभी वो सोचता है अपने फाइनेंशियल थिंग्स के बारे में, फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में। कई बार ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनके जुपिटर कंबस्ट हो 12वें भाव में, जो कि क्वेश्चन करते हैं यार हमारा जो बचपन था, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हमें वो प्रोवाइड नहीं करा पाए जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्वेश्चन, ग्रोथ का क्वेश्चन, फैन फॉलोइंग का क्वेश्चन, बड़ी स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, ये सब आपको दिखाई देंगे विद 12th हाउस जुपिटर, क्योंकि 11th हाउस से आपका कर्मा कनेक्ट हो चुका है। अगर 11th हाउस में कोई प्लैनेट और बैठा हुआ है तो उसके साथ भी आपका कर्मा लिंक रहेगा। अब इसको और बेटर आप समझ सकते हैं टाइम स्टैम्प में देख के कि 11th हाउस में कौन सा एलिमेंट है, क्या वहाँ फायर है, अर्थ है, वाटर है या फिर एयर एलिमेंट है। जिस तरह का एलिमेंट होगा उस तरह की प्रवृत्ति दिखाई देगी, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एयर एलिमेंट होता है। अगर आपके 11th हाउस में 3, 7, 11 है तो इसका अर्थ है कि आप एक जगह बैठ ही नहीं सकते। मतलब आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। खाली बैठना, ठाली बैठना आपकी मतलब वो कॉल ही नहीं है कि भैया कुछ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ जानने में मैं हमेशा लगा रहता हूँ। दैट इज़ 12th हाउस जुपिटर फॉर यू। अगर हम बात करें फॉर द फर्स्ट हाउस कि अगर आपका जुपिटर प्रथम भाव में बैठा हुआ हो तो आपका जो पिछला जीवन है वो रिवॉल्व करता है